नमस्कार दोस्तों, ESIC यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अलवर राजस्थान से वैकेंसीज आई है। तो किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपको एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए या नहीं चाहिए, सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो वैकेंसीज है ये टीचिंग फैकल्टी के लिए है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, और जिसका मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 1 साल का है और जो एक्सटेंडेबल होगा 5 साल तक। फिर है नेक्स्ट जो पोस्ट हमारी सुपर स्पेशलिस्ट की है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है। फिर सीनियर रेजिडेंट का है जिसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। फिर है एडजंक्ट फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ठीक है। और यह हॉस्पिटल है अलवर का, राजस्थान का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा, यानी आपका इसमें कोई एग्जाम नहीं होना, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होना, कुछ नहीं होना, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा और वो भी वॉक इन है। आपको उसी डेट को जाना है इंटरव्यू देने अपने सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब इंटरव्यू की डेट क्या है, वो है 24 सितंबर 2024। वेन्यू है इसका ESIC MCH बेसुला MIA अलवर, जिसका पिन कोड है 308030, ठीक है। और ये ऑफलाइन इंटरव्यू आपका होगा। अब जो इसकी वैकेंसी है कैसे कैसे बटी हुई है वो हम देख लेते हैं। तो एनेस्थीसिया स्पेशलिटी है जो प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, उस कैटेगरी में अभी एक भी वैकेंसी नहीं है। एनेस्थीसिया में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है उसमें 2 वैकेंसी है और उसमें से एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और एक है OBC के लिए। फिर एनेस्थीसिया में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और वो भी SC कैटेगरी के लिए है। और एनेस्थीसिया में ही सीनियर रेजिडेंट के लिए वैकेंसी है जो एक ही है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर सीनियर रेजिडेंट के लिए जो वैकेंसी है अगेंस्ट GDMO 3 साल के लिए, उसमें टोटल 4 वैकेंसी है और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है OBC के लिए, एक ही है SC के लिए और एक ही है ST के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब हम अगला डिसिप्लिन देखें तो वो है एनाटॉमी का, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है एक और वो भी अनरिजर्व के लिए है। असिस्टेंट के लिए है एक, वो भी अनरिजर्व के लिए है। सीनियर रेजिडेंट जो 3 साल के लिए रहेंगे उसमें टोटल 2 वैकेंसी है और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है SC के लिए। सीनियर रेजिडेंट के लिए कोई भी इसमें वैकेंसी नहीं है। फिर नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें प्रोफेसर के लिए तो कोई भी नहीं है, ना ही इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। इसमें है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसकी 2 वैकेंसी है और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है OBC के लिए। और जो सीनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट अगेंस्ट GDMO इनके लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। फिर है कम्युनिटी मेडिसिन, जिसमें प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और वो है OBC के लिए। फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक ही है और वो है अनरिजर्व के लिए। फिर नेक्स्ट है सीनियर रेजिडेंट के लिए, ठीक है, सेम डिसिप्लिन में, वो है 3 वैकेंसी और जिसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है SC के लिए, एक है OBC के लिए। फिर आपका नेक्स्ट डिसिप्लिन है डेंटिस्ट्री, जिसमें किसी भी फील्ड में आपके लिए वैकेंसी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे दे दिया गया। फिर है डर्मेटोलॉजी डिसिप्लिन, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो भी है अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक है, वो है EWS कैटेगरी के अंडर। फिर है सीनियर रेजिडेंट, उसमें है एक वैकेंसी और वो भी OBC कैटेगरी के अंडर है। फिर नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन है इमरजेंसी मेडिसिन, जिसमें एक वैकेंसी है और वो OBC कैटेगरी के अंडर है। और एसोसिएट प्रोफेसर ये प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। इमरजेंसी मेडिसिन में प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और वो भी OBC के लिए है। फिर है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट और जिसमें एक वैकेंसी है वो EWS कैटेगरी के अंडर है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, उसमें एक वैकेंसी है, वो OBC के अंडर है। और सीनियर रेजिडेंट 3 साल के लिए, उसमें टोटल 7 वैकेंसी है और जिसमें से 3 OBC की है, 2 है SC की, एक है ST की और एक है EWS की। फिर ENT स्पेशलिटी में है तो उसमें प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो OBC कैटेगरी के अंडर है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक है, वो ST कैटेगरी के अंडर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक है, वो OBC कैटेगरी के अंडर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोरेंसिक मेडिसिन, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो EWS कैटेगरी के अंडर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक वैकेंसी है और वो OBC कैटेगरी के अंडर है। फिर सीनियर रेजिडेंट 3 ईयर, उसमें 2 वैकेंसी है और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है SC के लिए। फिर नेक्स्ट है जनरल मेडिसिन, जिसमें एक वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए और वो अनरिजर्व के लिए है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर, उसमें 3 वैकेंसी है और उसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए और एक है OBC के लिए। फिर नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें 2 वैकेंसी है, उसमें से एक है OBC के लिए, एक है SC के लिए। फिर नेक्स्ट है सीनियर रेजिडेंट 3 साल, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है और उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, एक OBC के लिए है, एक SC के लिए है और एक ST के लिए है। फिर सीनियर रेजिडेंट अगेंस्ट GDMO 3 साल का ही, उसमें एक वैकेंसी है और वो अनरिजर्व के अंडर है। फिर है जनरल सर्जरी, उसमें प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और वो है OBC के लिए। फिर है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है OBC के लिए। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी, उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है SC के लिए और एक है EWS के लिए। फिर है सीनियर रेजिडेंट के लिए 3 वैकेंसी, उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है EWS के लिए, एक है OBC कैटेगरी के लिए। फिर है सीनियर रेजिडेंट अगेंस्ट GDMO, उसमें एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए। फिर नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है और अनरिजर्व के अंदर है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी है, उसमें से एक OBC के अंदर है और एक SC के अंदर है। फिर सीनियर रेजिडेंट 3 ईयर के लिए 2 वैकेंसी है, उसमें से एक OBC के लिए और एक SC के लिए है। फिर नेक्स्ट है OBGI,
जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और वो अनरिजर्व के अंदर है, ठीक है। और सीनियर रेजिडेंट जिसमें एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के अंदर है। और सीनियर रेजिडेंट अगर जीडीएमओ उसमें भी एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के अंडर है। फिर नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी का डिसिप्लिन, और उसमें प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है। सीनियर रेजिडेंट अगर जीडीएमओ है उसमें एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर नेक्स्ट है पीडियाट्रिक की डिसिप्लिन, और जिसमें प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है। और जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है वो अनरिजर्व के अंदर है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है वो टोटल 2 है, उसमें एक है अनरिजर्व के लिए और एक है ओबीसी के लिए। सीनियर रेजिडेंट की जो पोस्ट है उसमें टोटल 2 वैकेंसी है, उसमें से एक है ओबीसी के लिए और एक ही है एससी के लिए। और सीनियर रेजिडेंट अगेंस्ट जीडीएमओ उसमें एक वैकेंसी है, वो है अनरिजर्व के लिए। फिर पैथोलॉजी आपका डिसिप्लिन है, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है ओबीसी के अंदर, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी है, एक है अनरिजर्व के लिए और एक है एससी के लिए। फिर नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी है, उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है ओबीसी के लिए। और सीनियर रेजिडेंट के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, उसमें से एक है ईडब्ल्यूएस के लिए, एक है एसटी के लिए। फिर है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, उसमें प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और वो एसटी के लिए वैकेंसी है। फिर है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट, जिसमें एक वैकेंसी है, वो ओबीसी के लिए है। और एक पोस्ट है सीनियर रेजिडेंट के लिए, वो एसटी कैटेगरी के अंडर है। फिर है फिजियोलॉजी का डिसिप्लिन, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। फिर है फिजियोलॉजी का डिसिप्लिन, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। और सीनियर रेजिडेंट के लिए एक वैकेंसी है और वो ओबीसी के लिए है। फिर साइकाइट्री डिसिप्लिन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर रेडियो डायग्नोसिस डिसिप्लिन है हमारा, उसमें प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। सीनियर रेजिडेंट के लिए एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और सीनियर रेजिडेंट अगेंस्ट जीडीएमओ के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। फिर है रेस्पिरेटरी मेडिसिन, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो है अनरिजर्व के अंडर। और सीनियर रेजिडेंट अगेंस्ट जीडीएमओ के लिए 2 वैकेंसी है, उसमें से एक है ओबीसी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सीट में इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक, अब जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी फैकल्टी के लिए, ठीक है, उसमें आपकी 69 ईयर्स की है। और जो सुपर स्पेशलिस्ट फुल या पार्ट टाइम के लिए 67 ईयर्स की है और सीनियर रेजिडेंट्स के लिए 45 ईयर्स की है। और जो द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड 3 ईयर फॉर ओबीसी कैंडिडेट। 5 साल के लिए एससी एसटी को और 3 साल के लिए ओबीसी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सुपर स्पेशलिटी में स्पेशलिस्ट फुल टाइम या पार्ट टाइम एंट्री लेवल के लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है रिकॉग्नाइज्ड एमबीबीएस डिग्री हो आपके पास, इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, या फिर पार्ट 2 ऑफ थर्ड इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। होल्डर्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल शुड आल्सो फुलफिल द सबसेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 30 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल। फिर है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न्ड सुपर स्पेशलिटी, ठीक है। फिर हम सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट की फुल टाइम या पार्ट टाइम सीनियर स्केल पर देखें तो ए रिकॉग्नाइज्ड एमबीबीएस डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ थर्ड इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। होल्डर्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल should also fulfill subsection 3rd of section 13 of Indian Medical Council 1956. तो नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सुपर स्पेशलिटी। अब सीनियर रेजिडेंट 3 ईयर के लिए बेसिक पे जो है 67,700 लेवल 11 का है, प्लस एनपीए प्री रिवाइज न्यू पेंशन का सिस्टम है इसमें, और अदर अलाउंस आर एडमिसिबल, और दूसरे अलाउंस भी आपको मिलेंगे। इन एडिशन टू द पे अबाउट टीचिंग फैकल्टी विल बी एंटाइटल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस with DA, DNS allowance on transport allowance as per rules. DA on transport allowances will be revised from time to time as per rules. No private practice is allowed during the tenure of service in ESIC. In specialty of anatomy, biochemistry, microbiology, pharmacology, physiology, non-medical candidate need not to apply as all the seat of non-medical are filled up already. नेक्स्ट हम बात करें टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो सेम थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन।
नेक्स्ट हम बात करें टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो सेम थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन दैट द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी ऑन कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन विल बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year or joining of regular incumbent whichever is earlier. However, the contract would be terminable on 1 month notice or on joining of regular faculty or attaining the age of 70 years whichever is earlier. The tenure in respect of senior resident will be initially for 1 year, extendable every year up to 3 years on satisfactory performance and conduct as per ESIC residency scheme. The contractual engagement may be terminated, discontinued on either side giving 1 month prior notice to this effect without assigning reason. Other terms and conditions will be applicable. Next, we will discuss about amount of application fee for the category of SC, ST, ESIC, regular employee, female candidate, ex-serviceman, and PH candidate. There will be no fees for them. And all other categories, the fees is applicable of 225 rupees. नेक्स्ट इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट खासकर उन लोगों के लिए जो जाकर इंटरव्यू नहीं दे सकते, उनके लिए बात करेंगे कि अगर कोई वेन्यू पर नहीं पहुंच पा रहा है तो उनके लिए ऑनलाइन इंटरव्यू की भी सुविधा की गई है और आपको इसमें डिमांड ड्राफ्ट द्वारा फीस देनी है, तो फीस जरूर आपको सबमिट करनी है. इन केस द कैंडिडेट ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस is not able to reach the venue of the interview at the specific time, he or she may be considered for online interview provided proof of purchase of demand draft of rupees 225 if applicable. ठीक है, if the fees is applicable to you then you have to pay demand draft of rupees 225 rupees from the bank is submitted along with the application form documents that is demand draft deposited in ESI fund account number 1 should be predated before the interview. इंटरव्यू से पहले आपको अपनी फीस जमा कर देनी है एंड पीडीएफ कॉपी टू बी सबमिटेड थ्रू email at deanalwar.rj@esc.nic.in. तो आपको इस ईमेल आईडी पर अपनी जो फीस है उसकी रिसीट आपको इस ईमेल आईडी पर सबमिट कर देनी है. ठीक है, फिर आप इसको ऑनलाइन इंटरव्यू दे पाएंगे. फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी दैट इज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, द नोटिफाइड डेट मे बी treated as day for verification of document. तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उनके लिए इन पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी दिन हो सकता है ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. द डीन में हाउएवर होल्ड इंटरव्यू ऑन एनी सब्सिक्वेंट डेट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. फिर नेक्स्ट हम नोट देखें तो कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट डीन ऑफिस ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और अलवर राजस्थान ऑन फोन नंबर. आप डीन ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं फोन नंबर के थ्रू, जो कि फोन नंबर दिया गया है ये बिटवीन 11 AM to 4 PM ऑन वर्किंग डेज फॉर एनी क्लैरिफिकेशन. किसी भी डाउट के लिए, कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप सीधा डीन ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए आपको फोन नंबर दिया गया है 01442887501002 और या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, मेल के द्वारा भी पूछ सकते हैं, जिसके लिए मेल है dean-alwar.rj@esic.nic.in. ठीक है, तो अब ये पीडीएफ भी यही खत्म होती है और वीडियो भी यही खत्म होती है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू. तो इस वीडियो में यहीं तक. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स अ लॉट.